आज का हमारा लेक्चर मुख्य रूप से व्यवहारवाद पर आधारित है। आज हम लोग व्यवहारवाद की बात करेंगे। व्यवहारवाद मुख्य रूप से एमए प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है हम लोगों को, तो उस पर हम लोग शुरू करते हैं आज। तो हम लोग समान रूप से देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के तीन उपागम होते हैं। एक परंपरागत उपागम, दूसरा व्यवहारवादी उपागम और तीसरा उत्तर व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी उपागम जो है वह मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान में मानव व्यवहार को अपने केंद्र में लाता है, यानी मानव के व्यवहार के अध्ययन को व्यवहारवाद मुख्य रूप से शामिल करता है। और यदि हम इसके उदय की बात करें तो यह मुख्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुख्य रूप से उभर कर हमारे सामने आता है। और इसका मुख्य फोकस राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति अर्थात साइंस की भांति वो उसको विशुद्ध रूप से विज्ञान बनाने पर बल देता है। तो परंपरागत उपागम जो है प्लेटो से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है वो राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन का मुख्य दृष्टिकोण रहा है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादियों द्वारा इस अध्ययन पद्धति का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद है वह परंपरावादियों का परंपरागत अध्ययन प्रणाली का विरोध करके हमारे सामने आया है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये अध्ययन प्रणाली पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, परंपरागत अध्ययन प्रणाली जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो कि उसी प्रणाली के आधार पर अपने विचार को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें लियो स्ट्रॉस प्रमुख विचारक हैं। तो यदि हम परंपरागत अध्ययन प्रणाली का मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यह अध्ययन प्रणाली मुख्य रूप से संस्थाओं के अध्ययन पर ज़्यादा बल देता है। संस्थाओं के अध्ययन पर ज़्यादा बल देता है, जैसे कि राज्य क्या है, सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, वो अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन्हीं सारे बातों पर यानी संस्थाओं पर और औपचारिक जो है औपचारिकता पर ये ज़्यादा बल देता है। दूसरी बात, जो परंपरागत अध्ययन प्रणाली है उसका अध्ययन का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, यानी कि वह माइक्रो लेवल पे अध्ययन की बात करता है, यानी कि इसका अध्ययन का दायरा एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। एक और रूप में हम देखते हैं कि यह मुख्य रूप से मूल्यों पर काफ़ी बल देता है। तो इस प्रकार से परंपरागत अध्ययन प्रणाली की ये सारी विशेषताएं थी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह संस्थाओं पर, औपचारिकताओं पर, मूल्यों पर और साथ साथ अध्ययन क्षेत्र जो है इसका बहुत ज़्यादा विस्तृत था, इस पर बल देता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से व्यवहारवाद प्रचलन में आया। तो व्यवहारवाद मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो ये अध्ययन प्रणाली है सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों में पहले से ही अपनाया जाने लगा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या मनोविज्ञान हो या समाजशास्त्र हो, इन सारे विषयों में अपनाया जाने लगा था। लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसको अभी तक नहीं अपनाया था। इसकी वजह से यह होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फेज का, उस पर्टिकुलर समय का अध्ययन करने में हमारे राजनीतिक वैज्ञानिक उसका आकलन करने में या कोई ऐसी थ्योरी देने में उस समय पूरी तरह से वो लोग निसफल रहे। वो लोग ऐसा कोई आकलन नहीं कर पाए द्वितीय विश्व युद्ध का। इस वजह से इनका वैल्यू जो है अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों की अपेक्षा घटने लगता है। ये लोग उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे हम लोग देखते हैं कि जो समाजशास्त्री जो थे उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को यह बताया था कि आप जापान से समान रूप से युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने स्टडी किया था और वहाँ के मानव का जो कैरेक्टर था, मानव का जो व्यवहार था उसका अध्ययन किया था और ये बताया कि वो लोग बचपन से ही, जो जापानी लोग हैं, बचपन से ही युद्ध को वो लोग काफ़ी मतलब उसके लिए काफ़ी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस वजह से समान रूप में हराना काफ़ी उनका चरित्र ऐसा है कि युद्ध के प्रति काफ़ी वो लोग एग्रेसिव होते हैं युद्ध के लिए।
उनको समान रूप से आप हरा नहीं सकते। यही वजह था कि अमेरिका ने जापान पर लास्ट में परमाणु हमला करके उसको जापान को पराजित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक तो उन्होंने आकलन नहीं कर पाया, दूसरी बात कोई ऐसी थ्योरी नहीं दे पाया, साथ ही साथ अन्य समाज वैज्ञानिकों ने या अन्य सामाजिक विषयों में व्यवहारवाद को अपना लिया था, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में अभी भी इसे नहीं अपनाया गया था। साथ ही साथ उस काल में जो वो अवधि है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उस समय के आसपास का जो भी सिद्धांत था वह मुख्य रूप से वैज्ञानिकता से युक्त था। उसमें अगस्त काम्टे का प्रत्यक्षवाद बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहा था। तो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्षवादी का मानना है कि वही ज्ञान वास्तव ज्ञान है जो मुख्य रूप से वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरे। मतलब जो वैज्ञानिक रूप से पढ़ा गया ही ज्ञान जो है वह सही ज्ञान है। और यही सब ऐसी बातें थी जिसने कि व्यवहारवाद को लाने में मुख्य रूप से योगदान दिया। यदि हम व्यवहारवाद के मान्यताकार की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मैरियम इत्यादि का नाम प्रमुख से। ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की बुक जो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये मुख्य रूप से व्यवहारवाद के अध्ययन की शुरुआत करता है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद के अध्ययन की शुरुआत करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से कि कई सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने व्यवहारवाद को लाने के लिए प्रयास किया। यदि हम बात ग्राहम वालास की करें तो ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से मानव जो स्वभाव है, मानव की जो प्रकृति है, उसको अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया था। और दूसरी तरफ आर्थर बेंटले ने दबाव समूहों का अध्ययन किया था। तो ये दोनों का जो अध्ययन का जो दृष्टिकोण था वो अपने आप में काफ़ी वो नया दृष्टिकोण था। और आगे चल कर के 1925 में चार्ल्स मैरियम की जो बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इसके माध्यम से भी व्यवहारवाद का अध्ययन करने का प्रयास किया गया था। और चार्ल्स मैरियम को जो है इसका बौद्धिक पिता भी कहा गया। शिकागो विश्वविद्यालय जो है वह मुख्य रूप से व्यवहारवादियों के अध्ययन का केंद्र रहा था। लास्ट में बाद में जो है इसको डेविड स्टन जो है व्यवहारवाद को मुख्य रूप से उसको ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि व्यवहारवाद की मुख्य मान्यताएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि व्यवहारवाद मानव के व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। दूसरी बात यह है कि व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से सबसे अधिक प्रभावित रहा था। और प्रत्यक्षवाद जो है मुख्य रूप से अनुभवी इम्पीरिकल मेथड को अपने स्टडी में, अनुभविक अध्ययन प्रणाली को अपने अध्ययन का विषय मानता है और उसी ज्ञान को सही मानता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो। इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में अब तथ्यों पर बहुत अधिक बल देने लगा। विज्ञान का अनुभव करके, विज्ञान का अधिक से अधिक प्रयोग करके राजनीतिक विज्ञान में एक सामान्य नियम बनाने की उन्होंने बात की। एक अन्य मान्यता के रूप में हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की अध्ययन की इकाई छोटी होती है, माइक्रो लेवल पर इसके अध्ययन की बात की गई और इस वजह से कई नए नए इकाइयों के अध्ययन पर बल दिया गया, जैसे कि मतदान व्यवहार, दबाव समूह, अभिजन वर्ग, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, पावर पॉलिटिक्स इत्यादि एनजीओज के भी अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। और साथ ही साथ एक अन्य रूप में उन्होंने अंतर्विषयक उपागम को भी मुख्य रूप से इन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया। अंतर्विषयक उपागम के अंतर्गत
यह समझाने का प्रयास किया गया कि राजनीतिक विज्ञान को हमें अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी जोड़ करके देखना है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, राजनीतिक विज्ञान का इतिहास से, समाजशास्त्र से, इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का प्रयोग किया जाने लगा। अब हम लोग मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो इसकी विशेषताओं को बताने के लिए डेविड स्टन ने 1967 में चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्पोररी पॉलिटिकल एनालिसिस को में अपना एक निबंध लिखा था, द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो इसी लेख के अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से व्यवहारवाद के 8 नियमों को बताया। ये 8 नियम नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, प्रमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण है। तो अब हम इनका बारी बारी से अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियमितता को समझेंगे। डेविड स्टन का मानना था कि जो पॉलिटिकल एक्टर होते हैं, यदि हम उनके व्यवहार को अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखते हैं कि एक निश्चित प्रवृत्ति बार बार देखने को मिलती है उनके व्यवहारों में। जो हमारा पॉलिटिकल एक्टर, उनके व्यवहार में बार बार एक निश्चित प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और इसी व्यवहार के आधार पर हम निश्चित निष्कर्ष या एक निश्चित नियम बना सकते हैं। समान रूप से इसका प्रयोग एग्जिट पोल वगैरह में किया जाता है। और दूसरा है सत्यापन। चूँकि पॉलिटिकल एक्टर के व्यवहार में नियमितता होती है और उस नियमितता के आधार पर हम कोई थ्योरी का निर्माण कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो नियमितता में जो हमने आंकड़ा, जो हमारा डेटा है जिसका हमने एकत्रित किया है, जो जिस डेटा का, उसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तीसरा तकनीक। डेविड स्टन का मानना था कि जो हमारा प्रयोग होगा उसके लिए जो हम डाटा एकत्रित करेंगे उसके लिए हम एक बेहतर तकनीक का प्रयोग करेंगे, और यह तकनीक हमारा एम्पिरिकल होगा। यह मुख्य रूप से एम्पिरिकल होगा, और इसी एम्पिरिकल पद्धति का प्रयोग करते हुए हम वैज्ञानिक आधार पर जो है अपने निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करेंगे। जांच में जितनी वैज्ञानिकता होगी उतना ही हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। चौथा मुख्य विशेषता प्रमाणीकरण है। व्यवहारवादियों का मानना है कि हम लोग जो भी सिद्धांत का निर्माण करते हैं उनका मापन सही तरीके से होना चाहिए, सही पद्धति पर बेस्ड होना चाहिए। इनका कहना है कि हम जो भी अपने जो मेरा एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें जो मेरा प्रश्न होगा, उसका जो वेरिएबल्स होगा, उसका जो हमें सही तरीके से उसका हम मापन कर सकें। क्योंकि जब तक हमारा मापन सही नहीं होगा, जब तक हमारा मेजरमेंट सही नहीं होगा, हम एक अच्छे सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। पांचवी विशेषता इनकी मूल्य को लेकर के है। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता की बात की। उनका कहना है कि जो भी प्रयोग करता है, जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो अपने मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मूल्य यदि शामिल हो जाता है तो एक बेहतर निष्कर्ष को हम सामने नहीं रख सकते। उसकी अगली विशेषता क्रमबद्धता की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा राजनीति विज्ञान में जो शोध होगा वो एक क्रमबद्धता पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो वो महत्वहीन हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। सबसे पहले तो हमें समस्या का अध्ययन करना होगा, फिर उसका अवलोकन करेंगे, फिर हम डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर कोई सिद्धांत का निर्माण करेंगे, उसके बाद फिर उसका सत्यापन करेंगे। तो इस प्रकार की एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट है या जो भी हमारा सिद्धांत है वह मुख्य रूप से विशुद्ध विज्ञान पर बेस्ड होना चाहिए।
अर्थात जो हमारा शोध होगा, हमें यह नहीं देखना है उस शोध की कि उसकी उपयोगिता क्या होगी, कि सामाजिक उपयोगिता क्या होगी, इसको ध्यान में रख करके शोध नहीं करना है। मुख्य रूप से हमें शोध उसकी वैज्ञानिकता के संदर्भ में करना है। और इसका 8वां जो है और सबसे अंतिम जो विशेषता है वो है एकीकरण। व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यवहारवादियों ने यह बताने का प्रयास किया कि जब हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करें तो उसे अन्य सारे सामाजिक विज्ञानों के साथ मिला करके, यानी अन्य जो भी हमारे राजनीतिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, उनको एक साथ मिला करके हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। था उन्होंने विषयों के एकीकरण पर बल दिया। इस प्रकार से हम व्यवहारवाद के 8 प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। हालांकि इस व्यवहारवाद की कुछ सीमाएं भी हैं, अर्थात कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, उसको भी समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहली आलोचना इसके मूल्य निरपेक्षता को लेकर के। व्यवहारवादियों ने एक ऐसे सिद्धांत के निर्माण पर बल दिया था जो कि मूल्य निरपेक्ष हो, लेकिन इसके आलोचकों ने कहा कि कोई भी शोधकर्ता जब कोई शोध करता है तो जाहिर सी बात है जो वह समस्या को चुनता है उसमें उसका निजी जो है वह स्वाभाविक, जो निजी मूल्य है वह स्वाभाविक रूप से उसमें शामिल हो जाता है। जब वह निजी मूल्य स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएगा तो हम वैसे में एक बेहतर सिद्धांत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रायः सिद्धांत में यह देखा गया है व्यवहारवादियों के द्वारा, जिस प्रकार से मूल्य निरपेक्षता की बात की गई, तो इसके आलोचकों ने यह कहा कि नहीं, मूल्य से अलग शोधकर्ता हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा होगा ही होगा, स्वाभाविक रूप में होगा कि मूल्य शामिल होगा ही, इसलिए हम मूल्य निरपेक्षता की बात नहीं कर सकते। दूसरी आलोचना व्यवहारवादियों ने केवल इस बात पर फोकस किया कि घटना का संबंध क्या है से है, अर्थात जो उनका अध्ययन का जो विषय होगा वो विषय क्या है से संबंधित होगा। एक प्रकार से क्या होना चाहिए वह इसकी बात नहीं करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है वह समस्या के हल को नहीं ढूंढता है, इसलिए यह अपने आप में एक अपूर्ण उपागम है। तीसरी आलोचना, इसमें इतना अधिक वैज्ञानिकता पर बल दिया गया है कि यह मानवीय विज्ञान से या सामाजिक विज्ञान से वह काफ़ी दूर चला गया है। एक अन्य आलोचना परंपरागत पद्धति वालों ने भी किया, जिनका मानना था कि जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहारवादियों ने कहा कि नियमितता होती है पॉलिटिकल एक्टर के बिहेव में, तो उन्होंने इसका खंडन किया। बोला कि नहीं, पॉलिटिकल एक्टर के व्यवहार में नियमितता नहीं हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टर भी कई अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं, इसलिए इसमें नियमितता नहीं होती है। दूसरी बात, प्रमाणीकरण जो है वो करना, उसके अंतर्गत मापना, आंकड़ों को मापना कई बार अत्यंत ही दुष्कर है, क्योंकि देशभक्ति, ईमानदारी, इन जैसे प्रश्नों का मापना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार से आलोचना के बाद भी हम देखते हैं कि व्यवहारवादी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थी और उसी कमियों को दूर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। धन्यवाद।